Hello everyone, I am Dr. Rekha Prajapat. In this lecture, I will talk about Schrödinger wave mechanics. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होती है। ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर, जिनके द्वारा एक ऐसी समीकरण को प्रेजेंट किया गया जिससे कि किसी कण की गतिक अवस्था से संबंधित तरंग फलन साई एक्स वाई जेड टी में से जो साई है वो एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन हो, उसको ज्ञात करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो उस इक्वेशन को श्रोडिंगर्स तरंग समीकरण या श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं कि कण की गतिक अवस्था से संबंधित तरंग फलन को ज्ञात करने के लिए श्रोडिंगर के द्वारा प्रेजेंटेड क्वांटम मैकेनिक्स की एक फंडामेंटल इक्वेशन है जिसको श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन कहा जाता है। So basically, the equation which is given by the Austrian scientist Schrödinger, which describes the wave function associated with the moving state of the particle, is known as the Schrödinger wave equation. एक और डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं कि श्रोडिंगर के द्वारा डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत और प्लांक सिद्धांत की परिकल्पनाओं को शामिल करके एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त की गई, जिसकी सहायता से कण की गतिक अवस्था से संबंधित तरंग फलन का निर्धारण किया जा सकता है। उसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। मेनली जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, इसके द्वारा हम किसी भी गतिशील कण से संबंध तरंग को हम ज्ञात कर सकते हैं। तरंग से संबंध तरंग फलन को यहाँ पे हम निर्धारण करते हैं। बेसिकली हम ये कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में जो मैटर वेव प्रिंसिपल प्रेजेंट किया गया था और साथ ही जो प्लांक्स की हाइपोथेसिस थी, उनको इंक्लूड करके एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट की गई थी ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट श्रोडिंगर के द्वारा, जिसके द्वारा पार्टिकल के मूविंग स्टेट से एसोसिएटेड वेव फंक्शन को डिटरमाइन किया जाता है। दैट इज नोन एज द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। अभी हमने यहाँ पर बात करी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। आगे हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द नीड ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। एक श्रोडिंगर तरंग समीकरण की जरूरत हमें क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल जिसका मोमेंटम डिफाइंड है, यानी जिसके मोमेंटम के मेजरमेंट में किसी भी प्रकार की कोई अनिश्चितता नहीं है, इट मीन्स डेल्टा पी बराबर 0 है। तो ऐसे कण को प्रेजेंट करने वाले तरंग फलन साई एक्स टी एक ऐसे पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है जिसकी स्थिति यानी जिसकी की पोजीशन को मेजर नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स उसकी पोजीशन के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी जो है वो इनफाइनाइट है। इट मीन्स पार्टिकल स्पेस में कहीं पर भी पाया जा सकता है बिटवीन द रीजन ऑफ द माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ऐसे पार्टिकल के वेव फंक्शन को एक प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव यानी कि एक प्रगामी हार्मोनिक तरंग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उसके लिए तरंग संचरण सदिश को रिप्रेजेंट किया जाता है k इज इक्वल टू दी 2π/λ। और हम जानते हैं कि डी ब्रोगली वेव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो होती है h/p। यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू जब इस k के फॉर्मूले में पुट की तो हमें k की वैल्यू मिलती है 2πp/h। और हम जानते हैं कि यहाँ पे h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। साथ ही हम यहाँ पे h क्रॉस की वैल्यू को यूज में ले रहे हैं। h क्रॉस को रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट कहा जाता है और इसकी वैल्यू होती है h/2π। अगर हमें यहाँ पे उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2π न्यू और एनर्जी दी जाती है E बराबर h न्यू। यहाँ से न्यू की वैल्यू आती है E/h। ओमेगा बराबर हो जाएगा 2π E/h, या हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ h क्रॉस ओमेगा विल बी इज इक्वल टू दी E/h क्रॉस। इस प्रकार से हम P मोमेंटम, अब देखिए हमने यहाँ पे ओमेगा को रिप्रेजेंट करा है E/h क्रॉस के टर्म में, यानी हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया है एनर्जी के टर्म में, और K प्रोपगेशन कांस्टेंट संचरण नियतांक को रिप्रेजेंट करा है हमने संवेग या मोमेंटम P के फॉर्मेट में। हम ये कह सकते हैं कि P संवेग मोमेंटम और E ऊर्जा एनर्जी वाले पॉजिटिव x डायरेक्शन में मोशन कर रहे पार्टिकल से एसोसिएटेड मैटर वेव्स, उससे संबंध द्रव्य तरंग को प्रेजेंट करने वाले वेव फंक्शन को हम
इन फॉलोइंग फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो साई एक्स टी कुड बी द in the form of cos of kx minus omega t, sin of kx minus omega t, e raised to the power iota kx minus omega t और e raised to the power minus of iota kx minus omega t। और अगर हमने अभी जो ऊपर कंसीडर किया था कि डेल्टा p बराबर 0 है, उस केस में डेल्टा x की वैल्यू इनफाइनाइट थी। अगर हम यहाँ पे दूसरा केस कंसीडर करते हैं कि कण के संवेग में अनिश्चितता जो हमने मान के चला था डेल्टा p बराबर 0 है, अगर हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं तो उस केस में हम psi xt में भी वेव पैकेट वो कैन बी ऑब्टेन विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सुपरपोजिशन ऑफ द अबव फंक्शंस। अगर हमने यह माना, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि डेल्टा p की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो उस केस में psi xt के द्वारा हम एक ऐसे वेव पैकेट को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो ये सभी जो हमने फंक्शन रिप्रेजेंट किए हैं इनके सुपरपोजिशन से बना हुआ हो। सो बेसिकली हमें साई के लिए एक ऐसी वेव इक्वेशन की जरूरत पड़ी जो कि साई के साथ साथ हमें एक जनरलाइज वेव फंक्शन का जिसमें इनकॉर्पोरेशन हो। सो बेसिकली हमें जिस वेव इक्वेशन की जरूरत पड़ी उसके जो दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी उनके बारे में हम बात कर रहे हैं अब। सो पहली प्रॉपर्टी ये थी कि ये जो वेव इक्वेशन की हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये जो वेव इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन लीनियर नेचर की होनी चाहिए, यह तरंग समीकरण रैखिक प्रकृति की होनी चाहिए ताकि हमें जो इससे सॉल्यूशन मिले हम उनको सुपरपोज कर सके, ताकि हम उनको एक दूसरे पे अध्यारोपित कर सके और ऐसे कणों के द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण, विवर्तन आदि प्रभावों को हम सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि अध्यारोपण के द्वारा ही वेव पैकेट का निर्माण होता है। सो वेव इक्वेशन शुड बी लीनियर so that obtained solution can be superposed and interference diffraction can be achieved because wave packet is formed by the superposition method। दूसरा ये था कि जो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स होंगे, जैसे कि h क्रॉस हो गया, पार्टिकल का मास m हुआ, चार्ज q, ये सभी उस इक्वेशन में होने चाहिए। सो बेसिकली हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के अंदर पार्टिकल की मूविंग स्टेट से एसोसिएटेड कांस्टेंट जैसे कि मोमेंटम, एनर्जी, प्रोपगेशन कांस्टेंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल कांस्टेंट उस इक्वेशन में नहीं होने चाहिए। कहने का मीनिंग ये है कि हम जिस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं नीड ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, कि हमें क्यों जरूरत पड़ी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालने की। तो अभी हमने ऊपर देखा कि हम बेसिकली हमने साई की बात करी है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और जो वेव इक्वेशन है उसकी प्रॉपर्टी पहले तो क्या थी, लीनियर होनी चाहिए, ताकि उसके जो हमें सॉल्यूशन मिले हम उनको अध्यारोपित कर सके, क्योंकि वेव पैकेट का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सुपरपोजिशन मेथड से ही होता है। और सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि उस इक्वेशन में कांस्टेंट जैसे कि h क्रॉस m q आदि होने ही चाहिए, लेकिन उसमें वेरिएबल पैरामीटर्स जैसे कि मोमेंटम p, एनर्जी e, प्रोपगेशन कांस्टेंट k और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये टर्म्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर हम समीकरण के अगर अलग अलग हलों के अध्यारोपण से जब वेव पैकेट का निर्माण किया जाएगा तो अलग अलग p और e के अलग अलग वैल्यू के कारण कोई ना कोई रुकावट उत्पन्न नहीं हो, तो इसलिए हम इनको इस इक्वेशन में नहीं यूज में लेते हैं। तो इसलिए हम दिस वेरिएबल क्वांटिटी शुड नॉट बी देयर इन दिस इक्वेशन। सो फाइनली हमें एक ऐसी इक्वेशन की नीड पड़ी जिसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज हो, और इन दोनों प्रॉपर्टीज के बेस्ड एक श्रोडिंगर इक्वेशन डेवलप की गई, और वो श्रोडिंगर इक्वेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहली इक्वेशन थी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, और सेकेंड इक्वेशन है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण। सो वन बाय वन हम दोनों वेव इक्वेशन की बात करेंगे। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके द्वारा किसी भी गतिशील कण से संबंध तरंग के तरंग फलन को ज्ञात किया जा सकता है। द इक्वेशन बाय विच द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द वेव फॉर अ मूविंग पार्टिकल इज फाइंड आउट, दैट इज नोन एज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हमने यहाँ पे उसके आगे दो टर्म्स यूज में ली है, दैट इज द टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। सो वन बाय वन हम इन दोनों इक्वेशंस को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब किसी कण की गतिक अवस्था व स्थायी अवस्था
या दशा से संबंधित डी ब्रोगली तरंगों के अवकलन समीकरण को काल अनाश्रित श्रोडिंगर्स तरंग समीकरण कहा जाता है। So देखिए, this is the differential equation of the de Broglie wave which is associated with the moving or rest state of the particle. It is known as the independent wave equation. So it is called the time independent wave equation. So देखिए, हम पहले इसको derive करेंगे कि किस प्रकार से हम time independent Schrödinger wave equation को derive करते हैं। So देखिए, 3 डायमेंशनल में wave equation की समीकरण कैसे दी जाती है। जब हम त्रिविमीय आकाश में बात करते हैं तो उस केस में तरंग गति को अवकलन समीकरण से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द डेल टू साई, दैट इज अ फंक्शन ऑफ आर टी इज इक्वल टू दी 1/v² डेल टू साई ओवर डेल टी स्क्वायर, और डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू दी 1/v² डेल टू साई ओवर डेल टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम जो v देख रहे हैं, ये जो v है ये वेव की वेलोसिटी है। यहाँ पे साथ ही जो डेल स्क्वायर है दैट इज द लैप्लाशियन ऑपरेटर है, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट की है। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में ये जो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल रही है, इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज द साई। अब क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि साई फंक्शन है आर का और टी का, सो साई आर टी इज इक्वल टू दी साई नॉट आर ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। यहाँ पर जो ये साई नॉट आर है ये तरंग फलन का आयाम है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। सो साई आर टी क्या रिप्रेजेंट करता है, साई आर टी इज रिप्रेजेंटिंग इन 3D एट एनी टाइम t एट एनी पॉइंट r पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी ब्रोगली वेव। सो हम ये कह रहे हैं कि जो मेनली साई आर टी है ये त्रिविमीय आकाश के किसी बिंदु r पर किसी समय t पर कण की डी ब्रोगली तरंग का विस्थापन या तरंग फलन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मेनली हम यही कह रहे हैं कि कण की गतिक अवस्था से संबंधित तरंग के विस्थापन को या उसके तरंग फलन को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब हमने यह माना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो डेफिनेट सी बात है कि ये इसके सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। सो अब हमने क्योंकि साई आर टी की वैल्यू हमने निकाली है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे डेल टू साई ओवर डेल टी स्क्वायर, सिमिलरली डेल टू साई ओवर डेल आर स्क्वायर भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया डेल साई ओवर डेल टी, उसकी वैल्यू निकाली। अगेन जब हमने उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो हमें मिला डेल टू साई ओवर डेल टी स्क्वायर, दैट इज द माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर साई ऑफ आर टी। तो जब हमने इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में, जब हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी, जब हमने इसको इस वाली इक्वेशन में यूज में लिया तो हमारे पास में एक इक्वेशन आती है डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू दी माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर साई आर टी। हम जानते हैं कि जो ओमेगा है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, और जो न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा होता है। अब क्योंकि हमने वेव की वेलोसिटी v ली है तो उस केस में v अपॉन लैम्डा, सो ओमेगा अपॉन न्यू की वैल्यू यहाँ से 2 पाई आती है और ओमेगा अपॉन न्यू की वैल्यू दैट इज इक्वल टू दी 2 पाई बाय लैम्डा। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ओमेगा अपॉन न्यू की वैल्यू 2 पाई एंड ओमेगा अपॉन वी दैट इज इक्वल टू दी 2 पाई बाय लैम्डा। सो इस प्रकार से जब हमने ओमेगा अपॉन वी की वैल्यू को यहाँ से 2 पाई अपॉन लैम्डा के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया तो और रीअरेंज किया तो हमें एक इक्वेशन मिलती है दैट इज द डेल टू साई आर टी प्लस 4 पाई स्क्वायर साई आर टी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू दी 0। यहाँ पे हम जानते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को हम यूज में ले रहे हैं। सो लैम्डा की वैल्यू होगी h अपॉन पी और h अपॉन एम वी। सो डेल टू साई आर टी प्लस 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे लैम्डा की जगह पे हमने रखा है h अपॉन एम, यू हम ले रहे हैं। सो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई आर टी। अब हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी होता है E बराबर होता है T प्लस वी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। कण की गतिज ऊर्जा है T बराबर 1/2 m u स्क्वायर। सो T की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से E माइनस वी, सो दैट इज द 1/2 m u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दी E माइनस वी। और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा R का फलन होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ द R कोऑर्डिनेट। सो जब हमने इसको रीअरेंज किया, जब हमने इस पूरी इक्वेशन को 2m से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में तो हमें एक टर्म मिलती है दैट इज m स्क्वायर u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दी 2m इंटू दी E माइनस वी अपॉन R।
यहां से जब हमने इस एम स्क्वायर यू स्क्वायर की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास में एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आती है, दैट इज द डेल टू साई आर टी प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू द ई माइनस वी अपॉन आर इंटू द साई आर टी बराबर 0। तो जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है, दैट इज द डेल टू साई आर टी प्लस 2 एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी आर, दैट इज द फंक्शन ऑफ आर, ई माइनस वी आर psi rt that is equals to the 0. So this is known as a time independent equation. तो इस प्रकार से अगर हमें यहाँ पे किसी फ्री पार्टिकल के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, किसी मुक्त कण के लिए काल अनाश्रित श्रोडिंगर सरिंग समीकरण लिखनी होगी तो हम जानते हैं कि मुक्त समीकरण के लिए वी आर दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू 0 होती है। सो उस केस में ये जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है डेल टू साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई आर टी will be is equals to the 0। यहाँ पे साई के ब्रैकेट में हम r, t लिख रहे हैं। इस टर्म का मतलब ये है कि जो तरंग फलन है कण के गतिक अवस्था से संबंधित तरंग का तरंग फलन साई r और t का फंक्शन है। सो यहाँ पे आपको हमने बात बताया है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। सो आगे हम बात कर रहे हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। So the wave equation representing the motion of a wave packet of matter wave represented by psi rt for the solution of non-relativistic problems is called the time dependent Schrodinger's wave equation। कि अनापेक्षिकीय समस्याओं के हल के लिए तरंग फलन psi x t के द्वारा निरूपित द्रव्य तरंग के तरंग पैकेट की गति को व्यक्त करने वाले तरंग समीकरण को काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहा जाता है। कहने का मीनिंग ये है कि कुछ नॉन रिलेटिविस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो वेव फंक्शन साई जिसके द्वारा किसी वेव पैकेट के मैटर वेव की मोशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, उस इक्वेशन को हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। सो जैसे अभी हमने ऊपर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव की थी, उसी प्रकार से अब हम आगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे। उसके लिए हमने स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन यूजुअली ली है और स्टैंडर्ड तरंग वेव इक्वेशन होती है डेल टू साई आर टी दैट इज इक्वल टू दी 1/v स्क्वायर डेल टू साई ओवर डेल टी स्क्वायर। और हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंसीडर किया है कि माना कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है साई आर टी बराबर साइन नॉट आर ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। सो हम ये कह रहे हैं कि जो हमने ये इक्वेशन अज्यूम करी है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो है साई आर टी बराबर साइन नॉट आर ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। तो जब हम ये मान रहे हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे डेल साई ओवर डेल टी, यानी कि यहाँ पे हमने साई का डिफरेंशिएशन किया है टी के रिस्पेक्ट में। सो उस केस में डेल साई ओवर डेल टी की वैल्यू मिलेगी माइनस आयोटा ओमेगा साइन नॉट आर ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। साथ ही हम जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू। सो यहाँ से डेल साई ओवर डेल टी की वैल्यू हो जाती है माइनस आयोटा 2 पाई न्यू साइन नॉट आर ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। रीअरेंज करा तो हमने डेल साई ओवर डेल टी की वैल्यू आती है माइनस आयोटा 2 पाई न्यू साई आर। सो यहाँ पे हमने न्यू, हम जानते हैं कि E बराबर होता है h न्यू। सो यहाँ से हमने न्यू की वैल्यू रखी है E अपॉन h की टर्म में। सो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर एक इक्वेशन आती है। जब हमने इसको E साई आर टी, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमें वैल्यू मिलती है E साई आर टी दैट इज इक्वल्स टू दी माइनस h क्रॉस अपॉन 2 पाई आयोटा डेल साई आर टी अपॉन डेल टी, जिसको हम ऊपर नीचे आयोटा से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आती है दैट इज द E साई आर टी दैट इज इक्वल्स टू दी आयोटा h क्रॉस डेल साई आर टी अपॉन डेल टी। सो इस प्रकार से अभी हमने ऊपर देखा था टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या आई थी, डेल टू साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी इंटू दी साई आर टी बराबर 0। सो यहाँ पे जब हमने इस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में E की वैल्यू पुट की, यहाँ से जब हमने E साई आर टी की वैल्यू पुट की दैट इज द आयोटा एच क्रॉस डेल साई आर टी अपॉन डेल टी, तो हमारे पास में ये इक्वेशन आती है। और जब हमने इसको रीअरेंज किया फाइनली, जब हमने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई टर्म को जब हमने सॉल्व किया
क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमें मिलता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई आर टी प्लस बी, दिस इज द प्लस बी साई आर टी इज इक्वल टू द आयोटा एच क्रॉस डेल साई आर टी अपॉन डेल टी। साई आर टी को कॉमन लिया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 प्लस बी साई आर टी दैट इज इक्वल टू द आयोटा एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेटेड टर्म है दैट इज द माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस बी, इसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। आगे के लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे, अभी हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली यूज में ले रहे हैं। इट इज दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन संकारक, एंड ई इज द एनर्जी ऑपरेटर। सो इस प्रकार से हमारे पास में एक इक्वेशन आती है दैट इज द एच साई आर टी दैट इज इक्वल टू द ई साई आर टी। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के अंदर टी टर्म प्रेजेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे टी टर्म हमें दिख रही है, सो इसीलिए इसको हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन कहते हैं। सो इस प्रकार से इस इक्वेशन के द्वारा अनापेक्षिकीय द्रव्य कण के लिए काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक मैटर पार्टिकल्स दैट इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। सो फाइनली हमारे पास में यहाँ पर एक इक्वेशन हमें मिली है, और यहाँ पे हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को दो पार्ट में डिस्कस किया है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। सो थैंक यू सो मच।